आपके एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मैम जब आपने कोई एसेट खरीदी है, और एसेट खरीदना क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और एसेट खरीदने के बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया है आपने, एसेट खरीदते वक्त आपने एट द टाइम ऑफ परचेज अगर उस एसेट के ऊपर कोई भी खर्चा किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, वो भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपने एक टीवी खरीदी 30,000 रुपए की, तो ये टीवी खरीदना भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब मान लो उस टीवी को खरीदा 30,000 रुपए में, ठीक है, और 500 रुपए क्या हुए, टीवी के इंस्टॉलेशन पे खर्च हुए, और 1,000 रुपए मान लो उसके कैरेज यानी भाड़े पे खर्च हुए। तो ये आपका टीवी खरीदने पे इतना खर्चा आया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं टीवी खरीदने में आखिर कितनी को टोटल कॉस्ट लगी, 31,500। तो ये आपने क्यों बताया, क्यों, क्योंकि ये 1,500 रुपए भी तो आपको पे करना पड़ा है ना। इसको पे किए बिना आप इस टीवी का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सही बात है कि नहीं? हाँ, ये 1,500 रुपए पे किए बिना आप इस टीवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सही बात है। हाँ, तो इसीलिए क्या है, आपने अपनी टोटल कॉस्ट बताई 31,500। तो ये जो ये टीवी खरीदना भी क्या है, टीवी खरीदना भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बड़ा खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं बड़े खर्चे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं छोटे खर्चे। ये रोज रोज बिजनेस में अकर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज रोज नहीं अकर करते बिजनेस में। ठीक है, तो 30,000 रुपए का ये खर्चा कैपिटल है, 1,500 रुपए का ये खर्चा भी कैपिटल है मैम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि जो आपने खर्चे किए हैं किसी फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, जो खर्चे आपने किए हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर अ फिक्स्ड एसेट, तो इसमें एसेट की कॉस्ट भी आएगी, साथ ही साथ वो खर्चे आपने जो एसेट को खरीदते वक्त जो खर्चे आपने उस वक्त किए हैं एसेट के ऊपर, ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी खर्चे आपने एसेट के ऊपर किए हैं वो भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ लिए जाते हैं, इसलिए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और बिजनेस में रोज रोज जो एक्सपेंडिचर होते नहीं है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? तो चलो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परिभाषा तो बहुत इजी है मैम, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। क्या, जो बिजनेस के रोजमर्रा के खर्चे हैं वो आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, जी, डे टू डे एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस में जो रोजमर्रा के खर्चे नहीं होते हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा रिवीजन लगेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला पॉइंट क्या मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करने के लिए, कि एसेट को खरीद जो आप रही हैं वो क्या है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड पॉइंट क्या बताया है कि एसेट को खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज जितने खर्चे किए हैं वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और तीसरा क्या बताया आपको, तीसरा अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही दो बताए हैं, तीसरा अभी बताने जा रहा हूं। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में 10 पॉइंट्स होते हैं, 10 to 11 पॉइंट्स टोटल। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ 3 बताऊंगा, बाकी बचा कुछ आप फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे। ठीक, क्योंकि यहां पे 3 ही की जरूरत है। तो अभी 3 पॉइंट्स देखते हैं। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से एक बार देखते हैं क्या है। पहला तो एसेट को खरीदना क्या है, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एसेट को खरीदते वक्त जो जो एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज उसके ऊपर किए वो भी क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 30,000 में यहां 1,500 जोड़े थे। और तीसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है
कि अगर आपने किसी एसेट के ऊपर खर्चा किया है जिससे उसकी वर्किंग लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है, क्या अगर आपने किसी एसेट के ऊपर खर्चा किया है जिससे उसकी वर्किंग लाइफ, ठीक है, या एफिशिएंसी बढ़ जाए उस एसेट की, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हर एसेट की एक वर्किंग लाइफ होती है ना, जैसे आपने टीवी खरीदा होगा, टीवी की एक लाइफ बताई होगी आपको दुकानदार ने, है ना, बताई थी कि नहीं? आपने फ्रिज खरीदा होगा, फ्रिज की एक लाइफ बताई होगी। तो अगर कोई ऐसा खर्चा आप करती हैं अपने एसेट के ऊपर जिससे उसकी लाइफ बढ़ सकती है, तो वो क्या होता है, वो उसका वो उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, बड़ा खर्चा मानते हैं, छोटा खर्चा नहीं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं मैम, ठीक है। और बचे कुछ जो 7 से 8 कैपिटल एक्सपेंडिचर और है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। हाँ, सोफा दीजिए, क्या कह रही हैं? मैम पेज लो, लिख लो, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। लो, इतना पोर्शन है लिखने का, जो लिखना है लिख लो। हाँ, तीसरा एक और टाइप का एक्सपेंडिचर होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं टोटल: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर अलग से चैप्टर है मैम, कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो वहां डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जरूरी था कि हमें रेवेन्यू का मतलब पता हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो कि हम लोगों ने देख लिया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ये 3 पॉइंट पढ़ने जरूरत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के टोटल 10 to 11 पॉइंट्स होते हैं, तो 10 to 11 में ये 3 पॉइंट पढ़ने जरूरी थे। कौन कौन से पढ़े हैं, रिवाइज करवा सकती हैं? बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर के 3 पॉइंट्स क्या बताए हैं अभी? बड़ा खर्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बड़ा खर्चा तो मैंने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर के वो 3 मतलब जैसे एसेट खरीदना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और एसेट को खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज आपने उसके ऊपर जो भी खर्चा किया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और तीसरा अभी अभी एक बताया है, वो क्या था? अरे मैम सामने ही लिखा है, एसेट के, अगर आपने एसेट के ऊपर कोई ऐसा खर्चा किया है जिससे उसकी वर्किंग लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। हम्म। तो अब मैम हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कैसे ट्रांजैक्शन मिल सकते हैं। तो जैसे हम लोगों का पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ, परचेस्ड अ न्यू मशीन वर्थ 40,000 रुपीज, ठीक है। हम लोगों ने एक नई मशीन खरीदी है जिसकी कीमत कितनी है, 40,000 रुपए, ठीक। तो मशीन खरीदी है मैम, है ना, तो आपके पास एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मशीन आपने कैश में या बैंक में खरीदी होगी, कैश या बैंक के थ्रू, तो कैश या बैंक आप क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर नहीं रखा है उसने कि चेक के थ्रू खरीदी है, तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि कैश में ही खरीदी है, तो टू कैश अकाउंट करेंगी आप, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है?
चलो सेकंड देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सेकंड ट्रांजेक्शन जो हो सकता है वो है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन ओल्ड मशीन्स। हाँ हाँ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना मैम, तो उसकी कॉस्ट में इसको नहीं जोड़ा जाता है, इस चार्जेस को, बल्कि क्या किया जाता है, उसको बिजनेस का रोजमर्रा का खर्चा माना जाता है। तो रोजमर्रा का खर्चा है तो आप रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगी, एक नॉर्मल एक्सपेंस का अकाउंट, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, मान लो ये 2,000 रुपए के थे। 2,000, लेकिन यहां पे ऐसा लिखा होता मैम, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एन ओल्ड मशीन 1,000 रुपए, विच विल result in an overall increase in efficiency of the machine। अब यहां पे क्या होगा मैम, अब यहां पे आपने रिपेयरिंग चार्जेस पे किए हैं ओल्ड मशीन के लिए, लेकिन इसकी वजह से उस मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी रिपेयरिंग आप करवा रहे हैं मशीन की, या कोई भी खर्चा कर रहे हैं एसेट के ऊपर जिससे उसकी एफिशिएंसी या वर्किंग लाइफ बढ़ जाए, तो वो खर्चा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप नॉर्मल रिपेयर अकाउंट नहीं डेबिट करेंगी, बल्कि क्या करेंगी, साक्षात एसेट का ही अकाउंट डेबिट कर लेंगी। क्यों? क्योंकि खर्चे को कैपिटलाइज करना है, उसकी कॉस्ट में जोड़ना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, एसेट को ही डेबिट करना जरूरी होगा। तो मशीन अकाउंट आप डेबिट करेंगी और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगी। ठीक है, रिपेयरिंग हो रही है लेकिन ये कैपिटल नेचर का है, इससे उसकी लाइफ बढ़ रही है एसेट की, और अगर उसकी लाइफ बढ़ रही है तो उसके डेप्रिसिएशन ज्यादा सालों तक लगेगा। ठीक है, इसके लिए इस खर्चे को उसकी कॉस्ट में जोड़ना जरूरी है। ठीक है, और इसीलिए हम मशीन को डेबिट कर रहे हैं, ना कि रिपेयर को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो, हम्म, परचेस्ड अ सेकेंड हैंड मशीनरी वर्थ 20,000 रुपए एंड पेड 2,000 रुपए एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ परचेस। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। आपने मशीन खरीदी है तो उसकी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन 2,000 का जो रिपेयरिंग करवा रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेस, इसकी एंट्री क्या करेंगे। हम्म, हाँ, क्योंकि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एसेट की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, तो इसकी भी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,000।
ठीक है, तो इतना ही था मैम, ये ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स समझ में आया कि नहीं? चलो बढ़िया है, समझ में आ गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, 8 तक तो आप कर ही चुकी है ना? चाहो तो यहीं कर लो, 4 ही 5 6 तो है, कितने हैं, 6 ट्रांजेक्शन हैं, तो यहीं पे करना हो कर लो, ठीक है, फटाक से कर लो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 10 कहाँ लगेंगे, 5 में हो जाएगा ये लो, इसी नंबर पे भेजना है कि उस वाले पे भेजना है? ये लो मैम। यानी जो ऊपर आपने मशीन खरीदी है अप्रैल 2 वाली में, उसके ऊपर आपने फ्रेट और कैरेज पे किया है, और फ्रेट और कैरेज का मतलब आप जानती है ना, भाड़े का खर्चा। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसको मानती है तो आप एंट्री करेंगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अगर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानती हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी भी एंट्री होगी। क्या मानती हैं आप इसको? हाँ, कैरेज क्यों, कैरेज एक खर्चा है, वो डेबिट होगा, क्रेडिट क्यों होगा? कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर इसको मानते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर इस खर्चे को कैपिटल मानते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू मानते हैं तो ये नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है तो ये नॉर्मल कैरेज हुई, नॉर्मल कैरेज है तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी। कैसे? जी मैम, चलो सही है, सही बोला आपने, सही है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैरेज क्यों लिखोगी, कैरेज खर्चा है, खर्चा क्रेडिट थोड़ी होगा, डेबिट होगा। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री तब होती जब आप ये नॉर्मल कैरेज करती, ठीक है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस्ड है। हम्म अरे मैम, ये क्वेश्चन है ही इसी के लिए, चुन के बना गया है, ऊपर पढ़िए, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट है। ऐसे आपको नॉर्मल किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा कि 5 बार सेम ही एंट्री आएगी, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। आपको ये समझ में आ गया ना कि ये 6 पार्ट में क्या होगा, सेम एंट्री होगी, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि आपका जो फ्रेट वाला पार्ट है, ठीक है, अगर मान लो वहां पे आपने उसी मशीन के ऊपर फ्रेट ना दिया होता, कैरेज ना दिया होता, किसी और मशीन या किसी गुड्स के लिए आप कैरेज या फ्रेट दे रही होती, भाड़ा दे रही होती, तब वहां पे आपके लिए वो भाड़ा और वो फ्रेट क्या होता, खर्चा होता, ठीक है। मान लो इसकी जगह आपने किसी गुड्स, कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है, मान लो 20,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है,
और उसके ऊपर 1,000 रुपए का भाड़ा दे रही हैं आप, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो परचेज कैश में, ठीक है, 20,000 रुपए से, और 1,000 रुपए का जो भाड़ा दिया उसकी एंट्री क्या होगी? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कैरेज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता। ठीक। अच्छा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल और हाँ, पहली चीज तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो बाइफरकेशन है वो केवल और केवल तभी होगा जब आप एसेट खरीद रही हैं, ना कि गुड्स खरीद रही हैं। ठीक है, तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सवाल केवल तभी आएगा दिमाग में जब आप कोई गुड्स खरीद रही है, तो आपने जो कैरेज दी है वो केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो यहां एसेट को डेबिट नहीं किया जाएगा, जबकि बल्कि क्या होगा, सीधे सीधे आपको क्या करना होगा, यहां आपको सीधे सीधे क्या करना होगा, खर्चे को ही डेबिट करना होगा। और आप कौन सा खर्चा इनकर कर रही हैं? आप कैरेज यानी भाड़े का खर्चा इनकर कर रही है ना, तो खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है, तो कैरेज अकाउंट डेबिट करेंगी और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगी, क्योंकि कैश में आप ये इनकर कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन एसेट के केस में जब आप एसेट के ऊपर ये पे कर रही थी कैरेज, तो क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज आप कोई खर्चा कर रही हैं, और ऐसा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूल में पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ परचेज अगर आप कोई खर्चा इनकर करे किसी एसेट के ऊपर, तो वो उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है और वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से उसको आप क्या कहती थी? उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहती थी, तो आप मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री करती थी। ठीक है, चलो फिर ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं ओपनिंग एंट्री का। ओपनिंग एंट्री का या एडजस्टमेंट एंट्री का, चलो सीख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट एंट्री का। ठीक है, इसके बाद बस एक कॉन्सेप्ट बचेगा जर्नल में, वो है ओपनिंग एंट्री। तो जर्नल आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा मैम। फिर आपके पास बस काम बचा है कि आप अपनी बुक की एक्सरसाइज से जितने क्वेश्चन लगा सकती है इस चैप्टर से लगाइए और डाउट्स पूछिए। ठीक, एडजस्टमेंट एंट्रीज में मैम सबसे पहली एडजस्टमेंट एंट्री जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। याद है क्या होते हैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? जैसे मुझे 12 महीने का किराया देना था और मैंने सिर्फ 10 महीने का पे किया है, तो 2 महीने का किराया जो अभी पे नहीं किया है वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। वो क्या है? एक आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है ना, और जब ये बिजनेस में आकर कर रही होगी तो आपके पास लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है मैम, चलो सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड याद है? 12 महीने का खर्चा पे करना था, 12 महीने का किराया पे करना था, और आपने 14 महीने का खर्चा पे कर दिया, यानी 14 महीने का किराया पे कर दिया, तो 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा पे कर दिया है ना। और जो किराया एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या है? वो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, और एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसी वजह से प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक एसेट होता है, और एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसको डेबिट किया जाएगा ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है उसका अकाउंट डेबिट होगा। और क्योंकि आपने ऑलरेडी
पेमेंट कर दी होगी उसकी, इस वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड बढ़ते हैं। यहाँ 4 भाई बहन थे, याद है ना? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तीसरा क्या था? अक्रूड। अक्रूड का मतलब आप बता सकती हैं, याद है कि नहीं? मम्मी देखो कोई है। अक्रूड इनकम का मतलब जानती हैं आप? क्या था बताइए। अक्रूड इनकम यानी आपको 12 महीने की किराया मिलना चाहिए था, आपको 12 महीने का किराया मिलना चाहिए था और आपको सिर्फ 10 महीने का किराया मिला है, तो 2 महीने का किराया कम मिला है ना। तो 2 महीने का जो किराया कम मिला है वो क्या है? वो किराया लेने का आपका हक बनता है, और हक बनता है तो 2 महीने के किराए पे आपका हक बनता है, तो इस वजह से अक्रूड इनकम क्या है? आपके लिए एसेट है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? ऑब्वियसली मैम, ये एक इनकम है, ये कमाई है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक खर्चा है, दोनों डिफरेंट नेचर की चीजें हैं। ठीक है, समझी? चलो, चौथा इसमें भाई बहन क्या था? अनअर्न्ड यानी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अनअर्न्ड क्या था? 12 महीने का किराया आपको मिलना चाहिए था लेकिन 14 महीने का मिल गया, तो 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा मिल गया है ना। तो 2 महीने का किराया एक्स्ट्रा मिल गया है, तो 2 महीने तक अब आपको किराएदार को झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए अनअर्न्ड क्या है? एक रिसीव्ड इन एडवांस है, और एडवांस रिसीव हुआ है, तो इस वजह से ये क्या होता है? एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, तो अनअर्न्ड इनकम इसी वजह से क्रेडिट होगी, और अनअर्न्ड इनकम आपको कैश में हो चुकी होगी, इस वजह से क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो पांचवा बात करें, इसमें क्या होगा पांचवा? ये आप लिख रही हैं साथ साथ? हाँ, ये आपको लिखना हो लिख लो, नहीं तो बुक में तो लिखा होगा ये आपकी डीके गोयल में। डेप्रिसिएशन मैम याद है क्या होता है ये? हाँ, क्या? जी मैम, जो आपके फिक्स एसेट है उनकी वैल्यू कम हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस है, इस वजह से डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है, और आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और ये फिक्स्ड एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, करंट एसेट पे नहीं। फिक्स्ड और करंट एसेट याद है ना? एसेट दो तरीके के होते हैं ना, नॉन करंट करंट, और नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट आता है। चलो ठीक है, तो डिप्रिसिएशन हो गया।
सिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैम जरा बताओ ये सोच के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है ना, तो खर्चा है तो इसी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो बिजनेस का फर्ज बनता है ना थोड़ी इंटरेस्ट के साथ वापस करे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है ना, और कैपिटल एक लायबिलिटी है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर है मैम? चलो, अगर मैम मान लो ये इसी तरह ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट हो, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो क्या होगा, बिजनेस के लिए कमाई की खर्चा? है ड्राइंग के ऊपर, जैसे बिजनेसमैन ड्राइंग्स कर रहा है बिजनेस से, तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट वसूलेगी ना। ठीक है, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, तो इसने कैपिटल दी, तो बिजनेस का फर्ज बनता है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना इसको, आईओसी। लेकिन अगर इसने ड्राइंग्स निकाली है बिजनेस से, तो अब बिजनेसमैन का फर्ज बन रहा है ना कि वो क्या करे, इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट वापस करे बिजनेस को। ठीक है, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी ना इससे। आपको अगर बिजनेसमैन ने 50,000 रुपए कैपिटल लगाई और उसके ऊपर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट अगर बिजनेस देगा, तो कैपिटल में कैपिटल को 51,000 रुपए करने की जरूरत है कि नहीं है? हाँ, कैपिटल को 51 की करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, हाँ बिजनेस देगा, तो बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको 50 से 51 करेगा कि नहीं? जब कैपिटल लगाई गई होगी तो एंट्री क्या की गई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से, 50,000 से। तो अब ये 50,000 से क्रेडिटेड है, तो इसको 1,000 रुपए से और क्रेडिट करने की जरूरत है कि नहीं, ताकि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू 51,000 आ जाए। हैं, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और जब एक्चुअल में सारी की सारी कैपिटल पे कर दी जाएगी बिजनेसमैन को, तब एंट्री करी जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 51,000 से। ठीक, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया कि नहीं, कि जिस तरह कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बिजनेस का फर्ज था, वैसे ही ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना बिजनेसमैन का फर्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या होगी, एक इनकम होगी, इनकम होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट की जाएगी, क्योंकि इनकम बढ़ने पे क्रेडिट की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट नहीं मैम, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, उसका रिवर्स है, यहां पे कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, बिजनेस का कैपिटल क्यों बनेगा, कैपिटल एक तरीके से बिजनेसमैन का अकाउंट है बिजनेस के पास। कैपिटल एक तरीके से बिजनेसमैन का अकाउंट है बिजनेस के पास। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ रहा है, तो उस कैपिटल अकाउंट में वृद्धि होगी,
50,000 से 51,000 हो जाएगा। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ रहा है उस बिजनेसमैन को, तो इस वजह से क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी, मान लो 500 रुपए की। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो बिजनेस का फायदा है। ठीक है, हाँ एक तरीके से सोचो तो नुकसान भी, अगर बिजनेसमैन के ही फंड्स कम हो रहे हैं बिजनेस में, तो उससे बिजनेस का तो नुकसान ही है ना, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। अगर मैं बात करूं बिजनेस की जो कैपिटल होती है, मान लो ओपनिंग कैपिटल वो जैसे 10,000 रुपए है, तो उसमें बढ़ोतरी किस किस वजह से हो सकती है, अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसकी वजह से, है ना। जैसे कि 1,000 रुपए ले लो। अब ये वैल्यू बढ़ेगी और किस वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, मान लो 500 रुपए। अब बाकी जो कारण है उनकी वजह से वैल्यू कम होगी, जैसे कि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल की वैल्यू कम होगी कि नहीं, बिजनेस में कैपिटल की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी मैम। ठीक, ड्राइंग्स की वजह से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से भी सेम रीजन है, अगर ड्राइंग्स की वजह से कम होगी तो उस ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसकी वजह से भी वैल्यू कम होगी बिजनेस में कैपिटल की। ठीक है, तो मैम ये क्लोजिंग कैपिटल भी आपकी 10,000 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हाँ, क्लोजिंग का क्या समझाना है, क्लोजिंग का क्या समझाना है, ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। अरे ओपनिंग कैपिटल का मतलब मैम 1 अप्रैल को जो कैपिटल है, ठीक है, 1 अप्रैल को जो कैपिटल की वैल्यू है, और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब 31 मार्च को जो कैपिटल की वैल्यू है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग जहां भी आ जाए उसका मतलब 1 अप्रैल और 31 मार्च से होता है। ठीक, तो अब मैम आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लीजिए। हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब वो आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए, जो मैंने आपको फोटो भेजी है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है उसको अभी कर लीजिए बचे हुए टाइम में। 9 तो कर चुकी है ना, तो अब 10 करिए। हाँ, अभी कर लीजिए क्योंकि 10 मिनट बचा है। 10 मिनट में कोई नया कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए 10 वाले को। स्कूल जाना है? हम्म, अच्छा, चलो ठीक है, शाम को रख देंगे। तो और कौन सा टाइम फिर बचा? दोपहर में पढ़ नहीं पाएंगे स्कूल की वजह से, शाम के वक्त आपके पास टाइम नहीं है। तो शाम के वक्त मेरे पास भी एक्चुअली टाइम नहीं है। टाइम मैं आपका 9 बजे रखूंगा।
तो 9 बजे तो सही है ना? तो फिर व्हाट इज द सोल्यूशन, आप ही बता दीजिए। तो 4 पे आपके पास 4:30 से आप पढ़ने लग जाती है ना एक ट्यूशन। 5 बजे से तो 4:30 से 4 बजे से तो मेरे पास एक ट्यूशन है ना, मैंने वही तो बताया, 4 से तो है एक का, और वो भी 11th का ही लड़का है, तो आई थिंक उसके भी स्कूल खुल ही जाएंगे, जब आपके खुल रहे हैं तो उसके भी खुलेंगे, तो उसके साथ भी सेम समस्या होगी। देखूंगा अगर वो 9 बजे के लिए तैयार हो गया तो ठीक है। हम्म। तो किसी ना किसी को तो 9 पे पढ़ना पड़ेगा, अगर वो तैयार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पढ़ लीजिए 9 बजे। हाँ, क्योंकि बीच में मेरे पास फिर उधर उसके बाद टाइम नहीं है ना, 5 से कितना, 5 से लेकर 8:30 तक तो टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, 8:30 तक तो क्लास चलती ही है, 8:30 9 तक। लेकिन चलो उससे पूछ लेते हैं, अगर वो 9 बजे तैयार हो गया तो ठीक है। पूछ तो लूं। हाँ, भाई साहब तैयार हैं कि नहीं है, और अगर वो तैयार नहीं है तो मैम अनफॉर्चुनेटली आपके पास ना कोई समय है, मेरे पास तो है फिर भी, अगर आप 6:30 या 6:30 पे पढ़ना चाहे तो मेरे पास एक खाली स्लॉट है, 6 6:30 पे, 6 और 6:30, 6 6:30 बजे एक खाली स्लॉट है मेरे पास, तो उस समय आप पढ़ सकती हैं, लेकिन उस समय भी आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर टाइम बचा ही केवल 9 बजे का उसके अलावा। लेकिन देखो अगर उसका मूड हुआ तो पूछ लेंगे हम, वो 9 बजे पढ़ेगा कि नहीं। हम आप लोगों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं किसी को जिस टाइम पे। तो जैसे आप अपना टाइम चूज करती है, वैसे वो खुद भी अपना टाइम चूज करता है, उसने 4 बजे का चूज किया था। अच्छा, ये क्या नाम है, ये ये जो लेकिन लड़का है, ये हफ्ते में केवल 3 ही दिन पढ़ता है, क्योंकि ये केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है ना हमसे, तो ये हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ता है, तो 3 दिन तो हो जाएगा 4 के टाइम पे। लेकिन बचे हुए 3 दिन अगर ये राजी हुआ तो चल हो पाएगा, नहीं तो फिर 9 बजे करना पड़ेगा। हम्म। हाँ, होता है मैम, प्रोफेशनल है। ठीक है, हम भी जब ऑफलाइन पढ़ाया करते थे तो बहुत प्रोफेशनल थे, इसी तरह हम भी पढ़ाते थे, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पढ़ाते थे, और एक ही 1 घंटा देते थे सिर्फ नेट घड़ी में देख के। लेकिन ऑनलाइन में चलो पहला ही साल है, इसलिए इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा रहे हैं।
अभी आप ऑफलाइन पढ़ रही होती तो आपकी फीस भी 500 ज्यादा होती और आपको सिर्फ हफ्ते हफ्ते में 3 ही क्लास मिलती मैम, एक एक घंटे की। ये पिछले साल तक मैं खुद किया करता था। क्यों? क्योंकि आने जाने में जो टाइम जाता है उसका हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं 3 दिन। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। हाफ डे तो नहीं होगा, फुल टाइम होगा वो। हाँ तो 3 दिन तो मैम कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 दिन आप 4 बजे पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, 4 बजे क्या 3:30 पे पढ़ना चाहे 3:30 पे भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, टीटीएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप बड़े आराम से 3:30 4 पे पढ़ सकती हैं, पर दिक्कत होगी मेनली मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में उसका 4 बजे का टाइम फिक्स्ड है। तो अब अगर वो मान जाता है 9 का, हाँ अगर वो मान जाता है 9 के लिए तो अच्छी बात है आपकी, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नहीं मानता है तो फिर आपके पास तो कोई और टाइम ही नहीं है, तो 9 बजे पढ़ लेना या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में। हाँ अब ऑब्वियसली टाइम ही नहीं बचा, तो होमवर्क में ही करके भेजना। ठीक है जी।